गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 101% में मैं सर्वे से यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास चल रहा है। आधुनिक भारतीय इतिहास में भी हम लोग देख रहे हैं ये नवीन राज्यों का उत्थान कैसे हुआ। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नवीन राज्य के उत्थान में मैसूर का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। उसमें भी हम लोगों ने ये देखा कि नवीन राज्यों में जैसे मैसूर का उत्थान हुआ, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का पतन होता है, उसके बाद वाडियार वंश ने स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापित कर ली, फिर दो मंत्री होते हैं वो सशक्त होते हैं, फिर उन मंत्रियों का पतन होता है, मैसूर पर हैदर अली ने शासन सत्ता कायम की, फिर हैदर अली का पतन होता है आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। इस प्रकार से हम लोगों ने मैसूर का अध्ययन कर लिया। आज की क्लास में हम लोग अवध का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है। अवध, ये अवध की स्थापना किसने की इसको देखते हैं, या हम यूं कहें कि ये अवध स्थापित कहां था। सबसे पहले हम इस पर एक नजर डालते हैं। ये अवध मराठा राज्य, मराठा और अंग्रेजों के बीच में अवस्थित था। जो अंग्रेजी शासन सत्ता थी और मराठों का जो साम्राज्य था उसके ये बीच में अवस्थित था। और जो इसका फैलाव कहां तक था, तो ये पश्चिम में ये कन्नौज और पूर्व में ये कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। कर्मनाशा नदी तक ये अवध फैला हुआ था। अवध को और क्या कहते थे, इसे बफर राज भी कहा जाता था। बफर राज की संज्ञा भी से दी जाती थी अवध को। अवध अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय की भूमिका निभाता था। इन अंग्रेजों को चाहे जैसे भी इनको खुश करना हो, अंग्रेजों को खुश करने के लिए अवध के जो सूबेदार थे या हम यूं कहें अवध के नवाब थे, उन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेजों को जो भी अच्छा लगता था वही अवध साम्राज्य पर जो स्थापित होते वो वही करते थे, जिससे अंग्रेज संतुष्ट रहे, अंग्रेज खुश रहे। इस अवध का जो पहला सूबेदार था 1722 ईस्वी में, इस अवध का सूबेदार सादत खां को बनाया जाता है। सादत खां इसका सूबेदार हो गया। इसकी उपाधि क्या थी सादत खां की? इसकी उपाधि बुरहान मुल्क। बुरहानुल मुल्क इसकी उपाधि थी। यह 1722 ईस्वी में इसे अवध का सूबेदार बना दिया गया, सूबेदार बन गया। जब इसकी मृत्यु होने वाली थी उससे पहले ही इसने स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया कि भाई मैं अब स्वतंत्र हूं, मैं किसी के अधीनस्थ नहीं हूं। 1739 ईस्वी के आसपास इसने जो है स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और क्या किया, इसने अपनी राजधानी फैजाबाद बना दिया। इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई। कब? 1739 ईस्वी में। अपने मरने से पहले इसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और अपनी राजधानी फैजाबाद के रूप में स्थापित कर दी। अब इसको कोई पुत्र था नहीं, इसकी एक पुत्री थी। उसने अपनी पुत्री की शादी अपने भतीजे से सफदरजंग से कर दिया, जो इसके मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी होता। अर्थात इसके मृत्यु के बाद जो नवाब की गद्दी या सूबेदार की गद्दी खाली थी उस पर सफदरजंग अवस्थित होता है। अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे और दामाद घोषित किया। कौन? सफदरजंग। सफदरजंग ये कब बनता है सूबेदार? तो ये 1739 ईस्वी में सूबेदार बनता। और कब तक ये इस पद पर काबिज रहता है? ये 1754 ईस्वी तक इस पर काबिज रहता है। इसका पूरा नाम क्या था? सफदरजंग का मूल नाम क्या था? अबुल मंसूर खां। अबुल मंसूर खां सफदरजंग। अबुल मंसूर खां सफदरजंग ये सूबेदार के पद पर स्थापित होता है, सूबेदार बनता है। क्यों? क्योंकि जो अभी इसका हम कहें कि चाचा था या हम यूं कहें कि ससुर था, उसने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया क्योंकि वो सूबेदार पद पे था, लेकिन उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। बाद के जो मुगल सम्राट थे वो कमजोर थे, इस वजह से जगह जगह जो है नवीन राज्यों का उत्थान हो रहा था। उसमें से सफदरजंग का जो
चाचा था उसने भी अवध को स्वतंत्र सत्ता के रूप में काबिज कर लिया। तो यह सूबेदार के पद पर स्थापित होता है। लेकिन मुहम्मद शाह, मुगल सम्राट जो था मुहम्मद शाह ने क्या किया कि एक फरमान जारी किया। फरमान क्या जारी किया कि इस सफदरजंग को इन्होंने क्या कहा कि अब ये अवध का नवाब है, अब ये नवाब के पद पर काबिज हो गया। उससे आगे बढ़ते हैं, कुछ समय और बीतता है। मुहम्मद शाह के बाद नए मुगल सम्राट स्थापित होते हैं, मुगल सम्राट चयनित होते हैं। कौन? अहमद शाह। अहमद शाह अब दिल्ली की गद्दी पर काबिज होते हैं। मुगल सम्राट का अगला सम्राट जो है वो अहमद शाह होते हैं। अहमद शाह ने क्या किया कि 1748 ईस्वी में इसे अपना वजीर बनाते हैं। अब ये जो है सफदरजंग अहमद शाह का वजीर हो गया। वजीर के साथ साथ इन्होंने इसे क्या दिया कि कहा कि आप इलाहाबाद का प्रांत भी ले लीजिए। चलिए, हमने आपको इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया। कब दिया? 1748 ईस्वी में जब इसे वजीर के पद पर नियुक्त करता है तो उसके बाद इसने इलाहाबाद का भी प्रांत दे दिया। इस वजीर की नियुक्ति के कारण इसके जितने भी वंशज आते हैं बाद में उनको वजीर नवाब कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये वजीर के पद पर अहमद शाह का वजीर था और अहमद शाह ने अपने वजीर के रूप में इसे नियुक्त किया था, इसलिए इसके जितने भी पूर्वज आए सबको वजीर नवाब कहा जाता था। लेकिन 1753 ईस्वी में नवाब ने क्या किया कि इसे सफदरजंग को वजीर के पद से मुक्त कर दिया कि भैया आप वजीर नहीं रहेंगे, अब हम दूसरे व्यक्ति को वजीर नियुक्त करेंगे, जिससे से ये रुष्ट हो गया। और रुष्ट हुआ, इसने मुगल सम्राट जो अहमद शाह था उसका विरोध किया और शाही सेना के साथ एक विफल संघर्ष हुआ जिसमें सफदरजंग पराजित होता है और ये वापिस आता है पुनः अवध आता है, जहां 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका उत्तराधिकारी जो होता है शुजाउद्दौला। अब इसका पुत्र उत्तराधिकारी होता है कौन? शुजाउद्दौला। ये कब बनते हैं गद्दी पर? ये नवाब के पद पर कब नियुक्त होते हैं? तो ये नियुक्त होते हैं 1754 ईस्वी में और रहते कब तक है? ये 1775 ईस्वी तक। ये जितने भी अभी वजीर हुए या नवाब हुए सबसे योग्य व्यक्ति ये था। अवध का जितना भी नवाब का पद सभी को मिला उसमें सबसे योग्य था। योग्य क्यों हम कह सकते हैं? हम एक घटना की याद दिलाते हैं कि ये मुगल सम्राट थे। मुगल सम्राट कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को और क्या कहते थे? इनका मूल नाम था अली गौहर। अली गौहर या शाह आलम द्वितीय ये मुगल सम्राट के पद पर काबिज है। इनका एक वजीर था। वजीर कौन था? तुरानी वजीर इमादुल मुल्क। ये अली गौहर या शाह आलम का जो वजीर था इमादुल मुल्क, इनसे कुछ विवाद हो जाता है और मुगल सम्राट शाह आलम को ये लगता है कि हमारी जान को खतरा। देखिए कितना कमजोर शासक है। मुगल सम्राट की एक समय तूती बोलती थी, लोग बात करने से डरते थे, उसके सामने जाने से डरते थे। यहाँ क्या है? प्रावर्ती मुगल सम्राट या बाद के जो मुगल सम्राट हुए वो स्वयं के जान बचाने की भीख मांगते थे अपने वजीरों से। इमादुल मुल्क से इनका कुछ विवाद हो जाता है अली गौहर का। इन्हें यह एहसास होता है कि इमादुल मुल्क अब हमारी हत्या करवा देगा। ये डर के दिल्ली छोड़ देते हैं, शाह आलम दिल्ली छोड़ देते हैं। अब इन्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो इन्हें शरण दे दे। अभी तक जिससे यहाँ लोग शरण लेते थे अब वही शरण मांग रहा है। शाह आलम द्वितीय को कोई भी शरण देने के लिए तैयार नहीं था। उस समय सामने आता है शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय अली गौहर का लखनऊ में स्वागत करता है। कि आइए आप हमारे यहाँ रहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम आपकी रक्षा करेंगे। शाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत करता है और अपने यहाँ लाके इनको रखता है। दूसरी घटना क्या हुई कि शुजाउद्दौला इतना योग्य व्यक्ति था कि इसे जब विदेशियों ने आक्रमण किया भारत के ऊपर, जैसे अहमद शाह अब्दाली जब पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ रहा था, पानीपत का तृतीय युद्ध, जब पानीपत के जो है तृतीय युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था तो शुजाउद्दौला इस अहमद शाह अब्दाली के साथ था।
उसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। ये जो है बंगाल का जो पदच्युत नवाब था मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इसके साथ जो है बक्सर का युद्ध लड़ता है। बक्सर का युद्ध लड़ा लेकिन उसमें पराजित हुआ। पराजित होने की वजह से इसे जो है अपने दो प्रांत कड़ा और इलाहाबाद जो है इसे देना पड़ा अंग्रेजों को। कौन सा? कड़ा और इलाहाबाद का प्रांत, ये अंग्रेजों को देना पड़ा। और अंग्रेज कौन था? क्लाइव को इसने दे दिया। क्लाइव ने क्या किया कि ये दोनों प्रांत लेके जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे देता है। बाद में ये इलाहाबाद और कड़ा जो इनका जो प्रांत था इन्हें कुछ धन देके जो है खरीदना पड़ा। फिर ये जो है कड़ा और इलाहाबाद जो है ये शुजाउद्दौला या हम कह सकते हैं अवध के नवाब को मिल गया। इन्होंने क्या किया? शुजाउद्दौला ने 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग से, किससे? वारेन हेस्टिंग से, वारेन हेस्टिंग से शुजाउद्दौला ने क्या किया कि बनारस की संधि कर ली। बनारस की संधि कर ली। यहां से कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि किस संधि के द्वारा अंग्रेजों की सर्वोच्चता बनारस पर अवस्थित हुई, बनारस पर स्थापित हुई। तो ये बनारस की संधि से नहीं स्थापित हुई। अभी आगे जब हम देखेंगे इसका जो उत्तराधिकारी होगा उससे एक संधि होगी, उसके द्वारा जो है अंग्रेजों की बनारस पर सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई या स्वीकार कर ली गई। अब इसके बाद शुजाउद्दौला के बाद उत्तराधिकारी होता है असफुद्दौला। अब नवाब के पद पर काबिज होता है असफुद्दौला। ये कब नवाब के पद पर स्थापित होते हैं? तो 1775 ईस्वी से। ये 1775 ईस्वी में काबिज होते हैं, इन्हें अवध का नवाब बनाया जाता है। उसके बाद ये रहते कब तक हैं? तो ये 1797 ईस्वी तक इस पद पर कायम रहते हैं। असफुद्दौला अब नवाब बन गए। ये नवाब बनते ही सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 1775 ईस्वी में अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया। राजधानी कहाँ बनाया? तो इन्होंने लखनऊ को अपनी राजधानी बना दिया। 1775 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ को राजधानी बना दिया। और अगला कार्य इन्होंने क्या किया? 1775 ईस्वी में ही वारेन हेस्टिंग से संधि कर ली। वारेन हेस्टिंग से संधि कर ली। कौन सी संधि? फैजाबाद की संधि किया इन्होंने। फैजाबाद की संधि इन्होंने कर लिया। फैजाबाद की संधि से क्या हुआ कि इस फैजाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों की जो है बनारस पर सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। ये कई बार पेपर में पूछा है कि किस संधि के द्वारा अंग्रेजों की बनारस पर सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई। तो ये 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग और असफुद्दौला के बीच एक संधि होती है जिसे हम फैजाबाद की संधि कहते हैं। और फैजाबाद की संधि के द्वारा ही बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई। यहाँ से कई बार पेपर में प्रश्न पूछ लिया है कि किसके बीच संधि हुई? वारेन हेस्टिंग और असफुद्दौला के बीच। कब हुई? 1775 ईस्वी में हुई। कौन सी संधि? फैजाबाद की संधि। फैजाबाद की संधि से जो है कहां पर सर्वोच्चता स्थापित हुई? बनारस की जो है बनारस स्थान पर इनके अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। इस फैजाबाद की संधि की शर्त कुछ ऐसी थी कि शर्त क्या थी कि इस असफुद्दौला के परिवार के जितने भी लोग थे, वारेन हेस्टिंग ने क्या कहा कि हम आपके संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ये सब नवाब थे, सूबेदार नवाब अर्थात सम्राट के बराबर ये लोग थे। इनके पास काफी धन था, अकूत संपत्ति थी। ये वारेन हेस्टिंग ने संधि में कहा, जो फैजाबाद की संधि हुई उसमें कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपकी संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। आप जितनी भी संपत्ति आपके हवाले रहेगी, बिल्कुल सेफ हम रखेंगे। असफुद्दौला की माता जो थी, माता बहू बेगम, और इसकी दादी थी बुर्रा बेगम। इनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी कौन लिया था? वारेन हेस्टिंग लिया था। 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि के द्वारा यह शर्त इसने रखा कि भाई हम आपकी संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। लेकिन जब कुछ समय बीतता है, आता है 1781 ईस्वी का समय।
1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि जो भी शर्तें थी उससे मुकर गया। ये क्या करता है कि एक था जॉन मिडल्टन को यह आदेश देता है कि इनके पास से जितनी भी संपत्ति है सब उठा लाओ। क्या करेंगे ये रख के? इन्हें तो हमारे रहमो करम पर जीना है, इन लोगों को हमारे इशारे पर चलना, तो संपत्ति क्या करेंगे? धीरे धीरे इनसे सारी संपत्ति वसूल लो। यही एक कारण बना कि जब वारेन हेस्टिंग संधि के बाद यहां से भारत से जब ये चला जाता है इंग्लैंड, वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड चला जाता है, तो ये एक व्यक्ति था वर्ग ने इसके ऊपर मुकदमा कर दिया। मुकदमा क्यों किया? इसने कहा कि आपने जो फैजाबाद की संधि की थी असफुद्दौला से, उस शर्त की शर्तें मानने से आपने इनकार किया, आपने उनके साथ धोखा किया, इसलिए आपके ऊपर मुकदमा बनता है। वर्ग ने जब ये यहां से जाता है इंग्लैंड तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर मुकदमा कर दिया। असफुद्दौला ने एक काम और किया, 1784 ईस्वी में इमाम बाड़े का निर्माण करा दिया। इमाम बाड़ा का निर्माण क्यों कराया? ये मुहर्रम मनाने के लिए इमाम बाड़े का निर्माण कराया। इमाम बाड़ा लखनऊ में अवस्थित है, आज भी है। इसमें खंबे का प्रयोग नहीं है, स्तंभ का प्रयोग नहीं है, केवल ऊपर से छत बनी हुई है। और यह मुहर्रम मनाने के लिए 1784 ईस्वी में लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण कराया। अब हम देखते हैं कि सादत अली खां नवाब के पद पर काबिज होते हैं। कौन काबिज होता है? सादत अली खां नए नवाब के रूप में नियुक्त होते हैं। सादत अली खां ये कब नियुक्त होते हैं? 1798 ईस्वी में ये इस पद पर काबिज होते हैं और रहते कब तक हैं? 1819 ईस्वी तक ये इस पद पर बने रहते हैं। इन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि जिससे पेपर में प्रश्न निकल के आने की संभावना बनी रहती है, और कई बार पेपर में प्रश्न निकल के भी आया है, हम लोग एक नजर उस पर डालते हैं। सादत अली खां जब अवध के नवाब के पद पर काबिज होते थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इलाहाबाद का जो जिला था, इलाहाबाद का जिला, इसे अंग्रेजों को सौंप दिया। भैया ले जाओ, हम क्या करेंगे इस इलाहाबाद को, जबकि इन्हीं के पूर्वजों ने इन अंग्रेजों को पैसा देके इस इलाहाबाद को पुनः प्राप्त किया था। एक बार संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा का जिला जो है देना पड़ा था, लेकिन बाद में इनके पूर्वजों ने पैसा देके इस कड़ा और इलाहाबाद के जिले को प्राप्त किया था। लेकिन जब सादत अली खां नवाब बनते अवध के, तो इन्होंने इलाहाबाद जिला पुनः अंग्रेजों को सौंप दिया। और इन्होंने क्या किया? 1801 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संध स्वीकार कर ली। सहायक संध किसकी नीति थी? कई बार पेपर में प्रश्न निकल के आया कि सहायक संध किसकी नीति थी, तो सहायक संध जो है बेलजली की नीति थी। तो इन्होंने सहायक संध स्वीकार कर लिया। बेलजली से सहायक संध स्वीकार कर लिया। और इन्होंने क्या किया कि जब ये अंग्रेजों को इतना खुश करने में मशगूल थे कि अंग्रेज किसी भी तरीके से केवल खुश रहे, हमसे संतुष्ट रहे, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का अटाक्षेप ना आए, मेरे ऊपर कोई इसी प्रकार का संकट ना आए, ये अंग्रेजों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे सादत अली खां। इनसे अंग्रेज इतना खुश हुए कि 1819 ईस्वी में सादत अली खां को राजा की उपाधि दे दी गई। अभी क्या था? अभी केवल ये लोग नवाब थे, लेकिन सादत अली खां को 1819 ईस्वी में राजा की उपाधि से विभूषित किया गया। भैया आप राजा हैं, आप सम्राट के समकक्ष आ गए हैं। ये किसने दिया? 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें, इनके जो चाटुकारिता हम कह सकते हैं या अंग्रेजों को खुश करने की नींद थी, उससे संतुष्ट होकर, उससे खुश होकर 1819 ईस्वी में इन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया गया। अब अवध की गद्दी पर बैठाया जाता है वाजिद अली शाह, जहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है वाजिद अली शाह। ये अवध के नवाब बनते हैं। कब बनते हैं? 1847 ईस्वी में इन्हें गद्दी पर बैठाया जाता है और ये रहते कब तक हैं? 1856 ईस्वी तक ये इस पद पर काबिज थे। ये वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हैं। अंतिम नवाब क्यों है? हम देखते हैं कि 1854 ईस्वी में डलहौजी, गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी ने एक अधिकारी की नियुक्त कर दी, एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्त की, आउटरम की नियुक्त कर दी। और आउटरम से क्या कहा इन्होंने, डलहौजी ने, कि जाइए और इस अवध की जांच करिए, सही ढंग से शासन सत्ता चला रहे हैं कि नहीं शासन सत्ता चला रहे हैं,
आप हमको रिपोर्ट सौंपिए। डलहौजी का मेन मकसद क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था कि किसी भी तरीके से चाहे जैसे भी हो हमें अवध को अंग्रेजी राज में मिलाना है। अगर हम सीधे सीधे अगर हड़प करेंगे तो ये जो है एक गलत संदेश जाएगा। इसलिए इन लोगों ने आउटरम को भेजा कि आप जाइए और अवध की जांच करिए। अवध की जांच करिए। कैसे जांच करिए कि शासन सत्ता सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आउटरम आते हैं, आउटरम ने क्या लगाया कि इस अवध पर जो वाजिद अली शाह हैं ये सही ढंग से शासन सत्ता नहीं चला रहे, अर्थात कुशासन है। यहां अवध में कुशासन है। डलहौजी को भी मौका मिल गया। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने क्या किया कि 1856 ईस्वी में 1856 में इनको नियुक्त किया जाता है। 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया। कैसे लगाया? आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। यहां से कई बार पेपर में प्रश्न निकल के आया है कि किसकी रिपोर्टों के आधार पर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। तो आउटरम की रिपोर्टों के आधार पर आउटरम ने क्या रिपोर्ट में दिया कि अवध में कुशासन है। तो डलहौजी ने कुशासन का आरोप आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा कि आप सही ढंग से शासन सत्ता नहीं चला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि शासन सत्ता नहीं चला रहे हैं। ये अंग्रेजों को इतना खुश करना चाह रहे थे कि खुशी के चक्कर में अंग्रेज इनकी हम औकात ही भूल गए और इनको ये लगना शुरू हो गया अंग्रेजों को कि ये अवध वाले हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, इनके पास इतनी शक्ति नहीं कि हमारा विरोध करें। और ये वाजिद अली शाह को जो है पदच्युत कर देते हैं। 1856 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर इनको पदच्युत कर दिया जाता है। पदच्युत क्या किया जाता है? इनको नजरबंद कर दिया जाता है। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में वाजिद अली शाह को नजरबंद करके रख दिया जाता है। और 1856 ईस्वी में इस अवध को, ये अवध था, इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, जिसे हम भारतीय कहते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 ईस्वी की क्रांति का एक मुख्य कारण यह भी था कि ये ढाल की भूमिका निभाने वाला अवध, उसके ऊपर ये लोग कुशासन का आरोप लगा रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं और जबरन 1856 ईस्वी में इन लोगों ने क्या किया, उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। 1857 ईस्वी क्रांति में यह कहा गया कि जो आपका इतना आज्ञाकारी हो, जो प्रांत आपका इतना आज्ञाकारी हो, जो नवाब वहां का इतना आज्ञाकारी हो, उसके ऊपर आप लोगों ने कुशासन का आरोप लगा दिया कि वहां पर शासन सत्ता सही ढंग से नहीं चल रही है। ऐसा अगर कुछ भी था तो आप एक आदेश करते तो वहां का जो नवाब था वो उसी हिसाब से शासन सत्ता चल रहा था, लेकिन आपकी मर्जी तो कुछ और ही थी, जिस वजह से आपने ये आरोप लगाया और जबरन इसको अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। एजुकेशन परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।